आज मैं पूरा दिन आप लोगों के साथ नहीं रह सका, लेकिन आप लोग जो कुछ भी बोले वे मैं सुनता रहा। आदिवासी एकता परिषद एक समुंदर है और आदिवासी एकता परिषद में अलग अलग नदियाँ आती है, इसलिए समुंदर का काम तो अलग अलग नदियों का जो खारापन है, जो खाराश है, इसको अंदर पेट में रख के समुंदर बनने का होता है और वो नमक आपको वापस भी खाने के लिए देता है। तो समुंदर का जो काम है वो समुंदर का काम इसलिए आदिवासी एकता परिषद ने शुरू से ही खुले सत्र का नियोजन किया था कि भाई लोगों के दिल में जो कुछ भी भावनाएं हैं वो एक्सप्रेस हो, वो बाहर निकले, क्योंकि हिंसा का मूल कारण ये है कि जो भावनाएं व्यक्त करने के लिए अगर रोक दिया जाता है तो फिर हिंसा होती है। इसलिए मैं भंवरलाल जी का भी भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे रोका गया था धर्म और राजनीति की बात करने के लिए। अभी भी हम कहते हैं कि धर्म और राजनीति की समझ हमारे नेताओं में नहीं है। चुनाव लड़ना, चुनाव की सिलेक्शन प्रक्रिया करना, ये सब कोई राजनीति है ऐसा नहीं है। इट इज ऑल राइट, ये सही है कि अभी लोकतंत्र है, लेकिन आज का जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र हमने 2 साल पहले, हमारा जो थीम होता है मुख्य, इसमें हमने लोकशाही की मर्यादा दर्शाई थी कि पूरी दुनिया में लोकशाही की जो अभी मर्यादा है वो एक तो बहुत खर्च होता है, इसलिए गरीब आदमी कभी भी खड़ा न रह सके ऐसी स्थिति, इसलिए वो तो सोच ही नहीं सकता है कि इस प्रक्रिया में मैं आऊं। दूसरा ये है कि जिसका बहुमत होता है, फिर वो कोई भी जाति हो, उनका नेता या उनका वर्चस्व चुना जाता है। तो एक तो धन बल है, जो धन बल नेतृत्व को निर्बल करता है। तो आज जो पूरी दुनिया की जो मर्यादा है वो पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी की मर्यादा धन बल हावी हो गया है और हमारे जो प्रतिनिधि है वो प्रतिनिधियों की सत्ता मिनिमम हो गई है। दे आर नॉट एबल टू डिस्कस इन इवन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट भी ज्यादा दिन नहीं चल सकती। कोई न कोई इंडस्ट्रियल कॉरपोरेट वेस्टेड इंटरेस्ट के जो लोग होते हैं वो इधर दिस साइड और इधर दिस साइड वो अपोजिशन को खत्म करते हैं। तो वैश्विक डेमोक्रेसी की जो मर्यादा है वो डेमोक्रेसी की ये मर्यादा है। तो बहुमतवाद, जैसे हमारा देश आजाद हुआ, आजादी आई, तो आजादी की लड़ाई जो कुछ भी, और मेरी 3 पीढ़ी आजादी की लड़ाई में जेल में गई है। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी मेरी मां के घर आए हैं 1924 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अनेक बार हमारे परिवारों में खाना खा के गए हैं। मेरे चाचा 11 साल तक वल्लभ भाई पटेल के साथ रहे, उनके गाइड, फिलोसोफर, फ्रेंड, उनकी गाड़ी चलाना, उनकी सभा करना, ये सब काम मेरे चाचा ने किया। इस आंदोलन में बिल्कुल बहुत ही नजदीक से
हमारा परिवार जुड़ा हुआ था। उस वक्त सबने सपना दिया था कि जैसे ही आजादी आएगी, और वो किसी और ने नहीं दिया था। 1926 में महात्मा गांधी हमारे यहाँ आए तो उन्होंने हजारों आदिवासी इकट्ठे हुए थे। उसके बीच में उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं हमारे लोग आपका शोषण कर रहे हैं, लेकिन जैसे आजादी आएगी वैसे हम ये सब चीजें जो भेद है वो भेद दूर कर देंगे हम, और समानता देंगे, ऐसा उन्होंने वचन दिया था। फिर गांधी ने कहा कि आप आए हैं वो पर्याप्त तो नहीं है, आंदोलन में तो पैसे चाहिए, इसलिए आपकी मदद हमको चाहिए। तो इस जमाने में, उस जमाने में हमारे लोग गहने पहनते थे। आज जो हमारी महिलाएं ये चांदी के गहने पहन के आई है, उस जमाने में रुपये भी चांदी के थे। तो गांधी के सामने एक ढेर कर दिया, लोगों ने सब निकाल निकाल के गांधी को दे दिया। तो गांधी गदगदित हो गए और गांधी ने कहा कि मैं शर्मिंदा हूं, मैं शर्मिंदा हूं जो आप लोगों पे बीत रहा है। इस भरोसे से जो इतिहास में लिखा नहीं गया, लेकिन आजादी के आंदोलन के मुख्य आंदोलन हमारे इलाके में दक्षिण गुजरात में हुए। बारडोली सत्याग्रह हो, नाकर का नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, दांडी कूच हो, नमक सत्याग्रह हो, 32 का स्वदेशी का आंदोलन हो, 1938 की हरिपुरा कांग्रेस हो जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन के चुने गए, और फिर 42 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी डिजाइन तैयार की गई, वो सब हमारे इलाके में, हमारे घरों में हुआ है। लेकिन आजादी के बाद क्या हुआ? आजादी के बाद यह हुआ कि जो लोग विरोध करते थे, जो लोग अंग्रेजों के साथ थे, जो व्यापारी थे, बड़े बड़े शेठ लोग थे, उन लोगों ने 1930 से शुरू कर दिया आजादी के आंदोलन को कैप्चर करने का। 1930 की चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का कन्वेंशन कराची में हुआ। पाकिस्तान उस वक्त हिंदुस्तान था। कराची में हुआ, उसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। उन्होंने एज ए चेयर उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल बट दिस इज द क्वेश्चन ऑफ आवर ब्रेड्स, सो वी हैव टू सपोर्ट द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वी हैव टू सपोर्ट द कांग्रेस। साथियों, आजादी के बाद, क्योंकि उस जमाने में हमारे लोगों ने सपोर्ट ऐसा नहीं दिया था, जैसे आदिवासी एकता परिषद हम लोगों ने बनाई है, ऐसे 1903 में इन लोगों ने काली परत परिषद बनाई थी। उस जमाने में हमारे लोगों को ब्लैक इंडियंस कहते थे, इसलिए उन्होंने काली परत नाम रखा था। और उनके माध्यम से गांधी को दे इनवाइटेड महात्मा गांधी टू कम एंड ज्वाइन इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि उस जमाने में भी हमारे लोगों को सपने दिए गए कि आज़ादी आएगी और ये सब समानता आ जाएगी, आर्थिक समानता होगी, राजकीय समानता तो ठीक है, सबको एक वोट मिला, लेकिन सामाजिक और आर्थिक आज़ादी हम लोगों को 1947 में नहीं मिली, जिसके लिए आज भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान बनाया। कई लोग बाबा साहेब आम्बेडकर और गांधी को आमने सामने रखते हैं, लेकिन जब संविधान बनाने की बात आई तो गांधी ने कहा कि आम्बेडकर के बिना संविधान नहीं हो सकता है। उन लोगों में ये मैच्योरिटी थी लीडरशिप में। उन लोगों में मतभेद भी होते थे, लेकिन मनभेद वो लोग नहीं करते थे। शाम को जाके गले लगा के
अपने जो बात है अपने वो माफी मांग लेते थे, कृतज्ञता व्यक्त करते थे। अभी जो हम लोग पैर खींच रहे हैं, मैं कह रहा हूं, मैं कर रहा हूं, हम कौन होते हैं? 70 साल लाख से मानव जात पैदा हुई है। अब अरबों अरबों लोगों ने हड्डियों पसलियों पसीना बहा के इस मकाम पर मानव जात को लाके खड़ा किया है। हम कौन होते हैं? Who are we? 70 साल हमारा जिंदगी रहता है, और कहाँ 70 साल और कहाँ 70 लाख साल। तो हम जो कोशिश आदिवासी एकता परिषद कर रही है, वो मैच्योर लीडरशिप खड़ी करने की कोशिश कर रही है। आदिवासी एकता परिषद को ख्याल आया कि क्राइसिस इज नॉट द सिचुएशन, क्राइसिस इज ऑल्सो ऑफ अवर लीडरशिप। हमारे पास नेतृत्व नहीं है जो नेतृत्व सबको साथ में रख सके, डिविजन्स ना करे, हेट्रेड न करे, एक दूसरे को धिक्कार न करे, एक दूसरे का अपमान न करे। और इसलिए हम लोग कह रहे थे, हम लोग क्यों शांत रहे? मनमोहन जी पार्लियामेंट में, मनमोहन जी ने एक शेर बहुत अच्छा बोला था, ये चल बसे तब वो शेर बाहर आए। उन्होंने कहा था, उनको मौनी बाबा कहते थे सब। उन्होंने कहा था कि हजारों जवाबों में जवाब देने में मैं मौन रहा, जिससे हजारों सवालों की इज्जत बच गई। समझो, हम आप लोगों के सवालों को जो इधर आप लोग बोलते हैं, इसका जवाब देते तो 32 साल में इतने लोग इकट्ठे होते। तो हम इसलिए जवाब नहीं दे रहे हैं कि कई जवाब थोड़ा अनुभव होने के बाद ऑटोमेटिक मिल जाता है, इसमें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं होती। और आदिवासी एकता परिषद का एजेंडा स्पष्ट है, हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, वी आर नॉट पॉलिटिकल पार्टी। अगर हमको बनानी होगी तो हम तो बना लेते हैं पहले से, वी आर नॉट पॉलिटिकल पार्टी। और जिनको पॉलिटिक्स करना है वो पॉलिटिकल पार्टी बनाए, लेकिन मैं अच्छा हूं वो अच्छा है ऐसा झगड़ा इधर मत करो। इधर तुमको ये बोलना है कि ये हाईवे जा रहा है, बुलेट ट्रेन जा रही है, जमीन जा रही है, इसमें आप क्या करने वाले हो? व्हाट यू विल डू? इसको आप कैसे रोकोगे? पार्लियामेंट में आपको बोलना है, इधर बोल के आप क्या करोगे? डिसीजन पार्लियामेंट लेती है, डिसीजन विधानसभा लेती है। यू स्पीक इन विधानसभा एंड पार्लियामेंट। यहां तो आपको रिपोर्ट करना है कि मैंने इतना इतना किया, और इसमें रेवड़ी बांटने का नहीं चाहिए। हमको इस देश के रिसोर्सेस में जो हमारा लेजिटिमेट राइट है, अधिकार है, उस पर हमारा कब्जा चाहिए। और वो साधन मिल जाएगा तो फिर आपको नौकरी करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस देश की इतनी संपत्ति है, जहां खुदो वहां सोना निकलता है। राजस्थान में निकला, झारखंड में निकला। सोने की चिड़िया कहते हैं, लेकिन यह सोने की धरती तो है, चिड़िया होगी या ना होगी वो अलग बात है। तो ये व्यवस्थाएं ऐसी आप लोगों ने रखी है कि जिसके चलते ये सब स्थिति पैदा हुई। तो वो व्यवस्थाओं का अभ्यास आपको करना चाहिए, वो राजनीति है, दैट इज द पॉलिटिकल साइंस। इसके पैर खींचो, उसके हाथ खींचो, इसके टांग खींचो, ये थोड़ी राजनीति है। ये
ये तो छोटी बात है, बच्चे करते हैं ऐसी बात है। तो राजनीतिज्ञों को तो अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान होना चाहिए, ये देश कैसे चलाएंगे हम अगर आएंगे तो उसका ज्ञान होना चाहिए। तो वो हमारे नेताओं में हम लोग ढूंढ रहे हैं इतने सालों से। आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए यह बात हम नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ आदिवासियों का नहीं, पूरी दुनिया का नेतृत्व करो, ऐसी क्षमता आप खड़ी करो। पूरी दुनिया गैर आदिवासी भी आपका स्वीकार करे, ऐसी बातें आप लोग रखो। और समानता की, स्वतंत्रता की, बंधुता की, सामाजिक न्याय की, ये कौन विरोध कर सकेगा? प्रकृति के सुरक्षा की, महिलाओं के सुरक्षा की, बच्चों की सुरक्षा की, इस बात को कौन विरोध कर सकेगा? तो आदिवासी एकता परिषद जो मूलभूत समस्याएं हैं देश और दुनिया की, वो समस्याओं पर कॉन्सेंट्रेट करती है, वो इस पर जागृति खड़ा करती है। छोटे मोटे जो सवाल है, वो छोटे मोटे सवाल तो विधानसभा में शांतिकर भाई ने कहा, वैसे विधानसभा में, तालुका पंचायत में, डिस्ट्रिक्ट पंचायत में आप लोग हल करो। गो टू दिस लीडर्स, वो नेताओं के पास जाओ, उनके घर पे जाके बैठ जाओ, धरना करो, जो करना है वो करो। आप लोग तो हार पहनाते हो सबको, पूछते नहीं हो आप लोग। आपका अधिकार है, यू आर द वोटर्स, आप मतदाता हो, तो आपको पूछना चाहिए। तो अभी सब लोग बोलने लगे, हमारे आदिवासी एकता परिषद के कार्यकर्ता भी ये बोलने लगे, इसलिए आज मुझे बोलना पड़ा। इसलिए मैंने कहा कि आज मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं बोलना नहीं चाहता था। फिर अलग अलग राज्य वाला आदिवासियों ने खड़ा किया आजादी के बाद। 75 साल से एक दूसरी कम्युनिटी एक दूसरे का गला काट रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। हमने बहुत प्रयास किए उनको, उनका जो झगड़ा है उसको सुलझाए, लेकिन वहां भी बहुमतवाद, अगर मैती बहुमती में है तो कुकी का गला काटेंगे, नागा बहुमती में है तो दूसरे का गला काटेंगे। व्हाट इज द सॉल्यूशन? इसका क्या सॉल्यूशन है? और राज्य बनने से आईएएस वही रहते हैं, लश्कर वही रहता है, पुलिस वही रहती है। मैंने एक विधानसभा कोई बोलता था, उसका सुना कि ये राज आ जाएगा तो हमारे पुलिस होंगे। हमारे पुलिस तो हमारे ही है, टाटा बिरला का बेटा थोड़ा पुलिस बनता है। हमारे ही पुलिस के पास हमको, हमारे पर ही गोली चलाते हैं। हमारे ही मामलतदार जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो ही हुक्म देते हैं। हमारे ही जो कलेक्टर है वो जमीन हमारी संपादन करके हमको जमीनों में से बाहर निकालते हैं। What is the answer of these questions? इन सवालों का जवाब आप क्या दोगे? तो अभी 1 महीने पहले हम लोग नागालैंड और मणिपुर हमारे समन्वय मंच के अध्यक्ष और मीटिंग करके आए कि और महिलाओं पर बलात्कार, बच्चों पर रेप, बूढ़ों पर रेप, आदिवासी ही रेप, जिनका कोई लेना देना नहीं है, किसका राज होगा क्या होगा, कभी भी वो चुन के भी जाने वाले नहीं है, ऐसे लोगों को आप मार रहे हो इन द नेम ऑफ योर इंडिविजुअल एम्बिशंस। आपकी महत्वाकांक्षा है उसलिए लोगों को आप मरवा रहे हो। इफ दिस इज द पॉलिटिक्स देन वी डिनाई। तो हम नकारेंगे, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। और अगर हमारे राजनीतिज्ञ ये सब नहीं करेंगे तो आज मैं कहना चाहता हूं, आदिवासी एकता परिषद ने शुरू कर दिया है
आदिवासियों की पैरेलल पार्लियामेंट होगी। हर कम्युनिटी की एक महिला और एक पुरुष। और अभी आप लोगों को वो नाम तय करने हैं, जो प्रोसेस करना है वो करो। आदिवासियों की मिनिस्ट्री होगी, शैडो मिनिस्ट्री। If you are failed, then what is the alternative? हमने आपको सत्ता दिया है, यू आर रिप्रेजेंटेटिव, यू आर नॉट ओनर, आप मालिक नहीं हो। इसलिए हमारे केसरी सिंह दादा ने अपनी गाड़ी में लिखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसी भारत सरकार। कोई इसको कुछ नहीं कर सका है, क्योंकि राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक यू आर द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। आप तनख्वाह ले रहे हो। तो उन्होंने पूछा कि देन हु इज द ओनर ऑफ इंडिया? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज तनख्वाह ले रहा है। He is also servants of India. Then he asked, उन्होंने पूछा कि फिर भारत कौन है? हम भारत है या आप भारत है? तो अगर आप लोग निष्फल होते हैं तो वो प्रजा का धर्म है। महात्मा गांधी ने कहा है कि अच्छे नागरिक वो है जो शासन का शिस्त का पालन करे, लेकिन उसकी शर्त यह है कि शासन अच्छा हो। और अगर शासन अच्छा नहीं है तो शासन कहता है उसका सिविल डिसओबीडियंस, उसका असहकार करना चाहिए। तो साथियों, धीरे धीरे करके आदिवासी एकता परिषद के मंच पर पॉपुलर पॉलिटिक्स हावी होता जा रहा है, ऐसा मुझे दिखा। और पूरा मंच कैप्चर कर लेते हैं और हमको भी ताली बजाने में मजा आता है, कौन आया कौन आया। इंसान बने वो ही अच्छा है, क्यों भेड़ और शेर बनते हो? तो मुझे लगता है कि आदिवासी एकता परिषद की जो भूमिका है, वो भूमिका के बारे में, इसलिए आप लोगों को यू आर फ्री। हम लोग नहीं कहते हैं, बुद्ध ने जैसे कहा है वैसे ही हम आपको कहेंगे, हम आपको कह देंगे, लेकिन मानना न मानना वो आपको तय करना है। हम आप पर थोपेंगे नहीं। वी रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी। और कमजोर से कमजोर आदमी को स्वतंत्रता महसूस हो, इसका नाम डेमोक्रेसी है। तो अभी जो हमारा ये जो 32वां महासम्मेलन है, उसके कुछ प्रस्ताव हम लोगों ने रखे। हमारे युवा लोग ये कह रहे थे कि ये ग्लोबल वार्मिंग का थीम ला के रख दिया और हमारी जमीनें जा रही है। बात तो सही है आपकी, लेकिन आप लोग सीधे समझ जाएंगे तो कल उठ के जो गई हुई जमीन है वो वापस भी मिल जाएगी। If state will transform, सत्ता का हस्तांतरण नहीं, सत्ता परिवर्तन नहीं, लेकिन सत्ता का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर इज रिवॉल्यूशन। क्रांति वो है, हमारे हर एक नेता को ऐसे लगे कि मैं आपके वजूद से यहां बैठा हूं, आप मेरे भगवान हो, आप मेरे सर्वस्व हो।
ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और इसके लिए समाज को और ऐसे नेतृत्व को तैयार करने का जो काम है, वो काम हम लोग यानी कि आदिवासी एकता परिषद का लक्ष्य है। तो ये तो नेतृत्व के बारे में बात हुई, लेकिन ये प्रस्ताव में आ जाएगा, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा व्यवस्था के बारे में। लेकिन एक और बात आपको मुझे कहनी है, और वो जो बात है वो बात धर्म के बारे में है। धर्म में भी होड़ लगी हुई है, सब अपने अपने चेले कैसे ज्यादा हो, इसके लिए दुनिया में 5000 साल से संघर्ष चल रहा है। धर्म के नाम पर जो भी कुछ संस्थाएं बनी, या इंसान ने या मानव जात ने जितनी भी संस्थाएं बनी, इसके बारे में रस्किन ने एक कहानी लिखी है। रस्किन ने यह कहानी लिखी 1800 में लिखी, तो उस वक्त यीशु के 1800 साल हुए थे। इसलिए यीशु ने ऐसा सोचा कि उस जमाने में तो मुझे कोई मानने वाला नहीं था, इसलिए मुझे सीने में खिले गाड़ दिए। लेकिन अभी तो लोग कहते हैं कि आधी दुनिया ईसाई हो गई है, तो अभी तो मेरा स्वागत करेंगे, इसलिए चलो वापस दुनिया में जाके देखता हूँ। और हमेशा आदमी चयन करता है मरने के लिए भी, जहाँ पैदा हुआ होता है वहाँ वतन में जाता है। वैसे वो बेथलेहम गए, वहाँ चर्च है जिसके लिए झगड़ा चल रहा है। अब वहाँ पेड़ था, वो पेड़ के नीचे वो खड़े रहे। इत्तेफाक से इतवार का दिन था और लोग प्रेयर के लिए आ रहे थे। तो यीशु खड़ा था, इसलिए उन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल यीशु जैसा लगता है। हंसते हंसते प्रार्थना में चले गए। कैसा बहुरूपिया है, बिल्कुल यीशु जैसा बन के आया है, ऐसा हंसते हंसते चले गए। यीशु ने सोचा कि अभी चर्च में जाएंगे, प्रेयर करेंगे, तब वापिस आएंगे, तब शायद मुझे पहचानेंगे। वापिस आए तो एकदम चुस्त ईसाई बन के आए थे। वो आए कट्टर बन के, हल्ला गुल्ला मचाने लगे कि ये तो अभी बिल्कुल यीशु जैसा लगता है, इसलिए लोगों को ये तो धोखा देगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, हल्ला करने लगे। इसलिए वहाँ चर्च में बैठे हुए पास्टर ने सुना, तो पास्टर दरवाजे पर आया। वो तो हिम्मत ही नहीं कर सका, दरवाजे से वापस अंदर आ गया। फादर को कहा, फादर आया। फादर बाहर निकला, वहां जाके देखा तो लोग हल्ला गुल्ला कर रहे थे, यीशु जैसा आदमी था। फादर लौट के तुरंत आया, बिशप को बोला कि बिशप वहाँ यीशु जैसा आदमी खड़ा है, लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, आप जाइए। तो बिशप तो 2 गार्ड लेके गया, बंदूक वाले, और फिर वहां जाके उन्होंने कहा कि अरेस्ट हिम, उनको पकड़ लो। अरेस्ट कर लिए यीशु को। यीशु सोचता है साला पास्टर नहीं पहचाने, वो तो समझ में आता है फादर की भी ट्रेनिंग में कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन बिशप भी मुझे पहचान नहीं सका। तो उस जमाने में तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो लालटेन लेके फिर रात को बिशप वहां गया, जहां कैद किए थे रूम में, और फिर यीशु के पैर पकड़ लिए। फिर बिशप कहते हैं कि भगवान, मैं तो आपको पहचान गया था, लेकिन ये लोगों को चर्च में आने के लिए तैयार करते करते हमारे 1800 साल बीत गए हैं। अभी अभी ये हमको थोड़े थोड़े पैसे देते हैं, अभी हमारे लिए गाड़ी उन्होंने तैयार की है। पहले तो हम पैदल घूमे इतने सालों तक, अभी हमारे लिए अच्छा मकान किया है उन लोगों ने, अभी अभी हमको सुविधा मिली है,
अगर आप आ जाओगे तो हमारा क्या होगा? इसलिए फिर रस्किन लिखते हैं कि मानव सभ्यता ने जितनी भी संस्थाएं बनाई है, चाहे वो राजनीति की हो, समाज कारण की हो, अर्थनीति की हो, जितनी भी संस्थाएं हमने बनाई है, वो संस्था में जितने भागीदार रहते हैं, इतने लोगों के लिए ही वो व्यवस्था चलती है। आपके हिस्से में तो वो रेवड़ी, ये राजनीति है। 32 साल तक हम नहीं बोले थे, और अभी, और इसलिए नहीं बोले थे, जैसे मनमोहन सिंह का मैंने कहा, कई लोगों की प्रतिष्ठा कम हो जाए ऐसा हमको लगता था। हमको किसी की प्रतिष्ठा कम नहीं करनी थी, लेकिन अभी हम वी आर ऑन द टर्निंग पॉइंट। आदिवासी समाज इस 10 साल में नहीं संभल गया, और ये छोटे छोटे इश्यूज पर अगर आप लोग संघर्ष करते रहे तो यू विल बी वाइप आउट फ्रॉम दिस अर्थ। इस दुनिया में से आप नेस्त नाबूद हो जाओगे। इसलिए चुनौती बहुत बड़ी है, और हमने जो आधार लिया है वो आधार इसलिए संस्कृति का आधार लिया है। हमने जो आधार लिया है वो हमारे जीवन मूल्यों का आधार लिया, जिसमें सत्य आता है, जिसमें संवेदना आती है, जिसमें प्रेम आता है, जिसमें धैर्य आता है, पेशेंस आता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान आता है, रिस्पेक्ट आता है, रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्स कल्चर्स, सबके लिए सम्मान, समानता, इक्वलिटी आती है, फ्रेटर्निटी आती है, बंधुता आती है, फ्रीडम आता है, स्वतंत्रता आती है। ये वैल्यूज पर हम लोग काम कर रहे हैं। These are the values which we willing to protect. इसका हम सुरक्षा करना चाहते हैं, इसका हम संवर्धन करना चाहते हैं। तो साथियों, आज 32वें महासम्मेलन में हमारे साथियों ने, कल अध्यक्ष मंडल की बैठक हुई थी, इसमें जो, इसलिए मैं पूरा कर दूंगा कि हम धर्म की बात नहीं, हमको यह अधर्म लगता है। अधर्म की क्या बात किया जाए, बात किया जाए तो धार्मिकता की किया जाए, और ये जो मूल्य हमने रखे वो धार्मिक है। हमारा धर्म नहीं था, वी हैव नो रिलीजन बट वी वर रिलीजियस। हमारा धर्म नहीं था लेकिन हम धार्मिक थे। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द संप्रदाय एंड रिलीजन। धर्म और संप्रदाय, जब आप तालाब बनाते हो तो वो पानी वैसा ही वैसा रहता है। आप नदी बनते हो, इसलिए रूढ़ी परंपरा ऐसा नहीं। आदिवासी तो हर दिन रूढ़ी बदलेंगे। कल जो पूजा करते थे, आज आप लोग कोई अलग ढंग से पूजा कर रहे हैं। वी आर फ्लेक्सिबल। और निरंतर बहता पानी स्वच्छ रहता है, वो पीने लायक होता है। तालाब का पानी आप पी नहीं सकते। तो ये संस्कृति जो है, वो संस्कृति निरंतर बहती चीज है, वो बनती रहनी चाहिए। और ये जो चीजें हम टिका रहे हैं, ये वैविध्य के तौर पर हम लोग टिका रहे हैं। हम अलग हैं और हमको सर्टिफिकेट अलग चाहिए, इसलिए नहीं टिका रहे हैं। अगर हम भीली भाषा नहीं बोलेंगे तो दुनिया में बीजी कहीं भी भीली भाषा नहीं है। अगर हम कोंकणी भाषा नहीं बोलेंगे तो दुनिया में कहीं भी कोंकणी भाषा नहीं है। अगर हम हिमाचली नहीं बोलेंगे तो दुनिया में कहीं भी हिमाचली नहीं। ये मानव सभ्यता का हेरिटेज है, विरासत है। ये सिर्फ आदिवासियों की विरासत है ऐसा नहीं है। और इसलिए यूनाइटेड नेशंस में अर्थ समिट में मैं जब गया और आदिवासियों के तरफ से मुझे प्रेजेंटेशन करना था, तब वहां मैंने कहा कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फर्दर डिविजन्स ऑफ द सोसाइटी बिकॉज देयर आर इनफ डिविजन्स ऑन द अर्थ।
यू हैव क्रिएटेड इनफ डिविजन्स ऑन द अर्थ। आप लोगों ने इतने खेमे बना रखे हैं दुनिया में कि अभी नए खेमे की कोई जगह ही नहीं बची। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन वी रिक्वेस्ट यू, वी आर्ज यू कि ये पूरी जो समस्याएं पैदा हुई है, ये समस्याओं का निराकरण अगर आप लोगों को करना हो, समाधान अगर आप लोगों को सोचना है, तो फिर आप लोगों को आदिवासी संस्कृति के बारे में समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और इसलिए एक वैज्ञानिक जो था, उसने जो बात रखी थी, आई कोट दैट, इट इज इन इंग्लिश, फिर मैं प्रस्ताव रखूंगा। वो वैज्ञानिक का नाम है गस स्पेथ। उनका कन्फेशन है, वो कहते हैं कि वी साइंटिस्ट डोंट नो हाउ टू डू दैट। हम जो वैज्ञानिक है वो नहीं जानते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज है, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। I used to think the top environment problems were biodiversity loss, ecosystem collapse and climate change. हम जो दुनिया के टॉप वैज्ञानिक हैं, वो ऐसा समझते थे, सोचते थे कि ये जो जलवायु परिवर्तन का जो सवाल है, वो सवाल स्पेसिस यानी कि धरती पर जितने भी जंतु जीव सब है, उस या वनस्पति है, उसका जो विनाश हो रहा है वो है। इकोसिस्टम जो हमारी है, पर्यावरणीय संतुलन है, वो टूट गया है। और क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन हो गया है। और इसको अगर हम, आई थॉट दैट विथ 30 years of good science we could address this problem. ये जो समस्या खड़ी हुई है, वो 30 साल में हम लोग अच्छे विज्ञान से उसको दुरुस्त कर लेंगे। फिर वो कहते हैं, कन्फेशन करते हैं कि वी फॉरगेट, हम भूल गए हाउ टू डिग द अर्थ। धरती को कैसे बनानी है वो हम लोग भूल गए। The top environmental problems are selfishness, greed and apathy. ये जलवायु परिवर्तन के जो मूल कारण है, वो मूल कारण स्वार्थ है मनुष्य का लोभ है और हमारे जैसे लोगों की उदासीनता है। ये उसका मूल कारण है। तो आज बहुत चर्चा की होगी आप लोगों ने, लेकिन ये मूल कारण है। और इसलिए इसका जो समाधान रियो में भी जो दिया गया था, वो गो बैक टू नेचर, गो बैक टू इंडिजिनस कल्चर, ये जो बात रियो कॉन्फ्रेंस में से उभरी, वो बात आज आपके सामने, ये जो थीम गोसा ने बनाया, गोसा जी ने, ये आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है। तो धन्यवाद, मुझे माफ़ करना। मैं सिर्फ प्रस्ताव पढ़ूंगा और मेरा स्थान ले लूँगा। आपके सामने फिर अच्छी अच्छी सांस्कृतिक कृतियाँ आने वाली है, आप एंजॉय कीजिए इसको। वी आर द रूट्स ऑफ द ऑल कल्चर्स, वी आर द रूट्स ऑफ द ऑल सिविलाइजेशन, वी आर द रूट्स ऑफ द ऑल वैल्यूज। हम लोग बीज है, वी आर द सीड्स ऑफ ऑल थॉट्स, वी आर द सीड्स ऑफ ऑल फिलोसॉफीज। ये बात अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आपका सीना बड़ा हो जाएगा 56 इंच से भी।
तो साथियों, ये जो प्रस्ताव एकता परिषद के है, आदिवासी एकता परिषद का 32वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन पानखेड़ा तहसील साखरी जिला धुलिया महाराष्ट्र में मिला है, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए। आदिवासियों पर अन्याय और अत्याचार विश्व भर में जब से कृषि की शुरुआत हुई है तब से हो रहा है। मानव सभ्यता के तथाकथित मुख्य धारा के विकास के चलते अलग अलग कालखंड में आदिवासियों को उनके इलाके में से बेदखल एवं विस्थापित करके शोषण और संहार का सिलसिला अविरत चालू है। हमारा दुर्भाग्य है कि भारत में भी हमको कई इलाकों में और कई तरहों से प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे संवैधानिक एवं नैसर्गिक अधिकारों का हनन हो रहा है। हम चाहते हैं कि यह सिलसिला रुके और SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का है में किए गए बदलाव को निरस्त करके पुनः इसका सख्ती से अमल हो। तो ये पहला प्रस्ताव है। जो वहारू भाई ने जो बात रखी थी अत्याचार अन्याय के, इसके लिए ये प्रस्ताव है। आप लोग अगर सहमत हो तो हाथ ऊंचा कीजिए। धन्यवाद। दूसरा जो प्रस्ताव है, आदिवासी समाज जहां तक बाह्य संस्कृतियों से प्रभावित नहीं था तब तक स्वतंत्र, स्वशासित और स्वावलंबी था। लेकिन जैसे जैसे सरकारों ने प्राकृतिक संसाधनों को अपने कब्जे में लिया और शक्तिशाली लोगों को देने का शुरू किया, तब से जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा का अमर्याद दोहन हो रहा है। आदिवासी समुदाय अपने इलाके छोड़कर स्थानांतरित होने को मजबूर हुए हैं। उनका नैसर्गिक जीवन शैली, परंपरा एवं रूढ़ियों में बदलाव हुआ है और जीवन मूल्य एवं जीवन दृष्टि यानी सांस्कृतिक पहचान लुप्त हो रही है। हमारे जीवन का आधार श्रम, सहकारिता, सामूहिकता, प्रेम, संवादिता और सह अस्तित्व पर आधारित था। वह आज अनेक आंतरिक एवं बाह्य संघर्षों से घिर गया है। संविधान में दिए गए 5वीं और 6वीं अनुसूची के प्रावधान, जो कि हमको हमारे क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल, संरक्षण, संवर्धन करने का अधिकार देता है और स्वशासन और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है, उस पर कुठाराघात हुआ है। हम चाहते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारों का दखल कम से कम हो और हमारे नैसर्गिक अधिकारों का सम्मान हो। ठीक है। प्रस्ताव 3 है। इसमें जो कुछ भी सुधार करवाना है वो बाद में आप लोग कह सकते हैं। ये ड्राफ्ट है, इसलिए ऐसा मत सोचो। आधुनिक तकनीकी विकास के चलते जो प्रभु भाई AI की बात कर रहे थे, आदिवासियों के कौशल्य, कला, हुनर, ज्ञान एवं भाषा को जो कि आधुनिक शिक्षा के बाहर है, वह लुप्त होने की कगार पर है। यह समग्र मानव सभ्यता के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। उसको बचाने का समाज और सरकारों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है, ऐसा हम मानते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जॉन ट्रूडेल ने जो कविता कही है, ऐसे हम हो जाएंगे। उन्होंने एक कविता की लाइन लिखी है, वी दी अमेरिकन्स, और अभी वी दी इंडियंस ऑल्सो। वी दी अमेरिकन्स, मैन एंड वीमेन, वी आर द इंडस्ट्रियल स्लेव्स। वी आर थिंकिंग लाइक कंप्यूटर्स एंड वी आर एक्टिंग लाइक रोबोट्स। वी दी अमेरिकन्स, मैं जोड़ देता हूँ, वी दी इंडियंस, we will become the machines after some years। इसलिए उसमें से अगर हम लोगों को बाहर आना है, और इससे क्या दुष्प्रभाव होता है, तो दुष्प्रभाव भी जॉन ट्रूडेल, जिसके पूरे परिवार को अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने जिंदा जला दिया ये कविताओं लिखने के लिए।
वो जॉन ट्रूडेल की ये कविता है, जिसको आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह रहे हैं। तो साथियों, उसकी जो कविता दूसरी है वो ऐसी है कि एक 8 साल के बच्चे ने अमेरिका की कोर्ट में एक दावा दाखिल किया। उनके माता पिता अलग हो गए थे, वो अकेला पड़ गया था, इसलिए ही दायर दी एप्लीकेशन, उन्हें एप्लीकेशन डाली कोर्ट में कि मुझे प्रेम दिलवाओ। और उस पर जॉन ट्रूडेल ने कविता लिखी। जॉन ट्रूडेल की वो कविता है, मॉम आई वॉन्ट लव मॉम, माँ मुझे प्यार चाहिए। मॉम यू विल गेट अनदर मैन मॉम, माँ तुझे दूसरा पति मिल जाएगा, दूसरा पुरुष मिल जाएगा, लेकिन फ्रॉम वेयर आई विल गेट माई फादर मॉम, फ्रॉम वेयर आई विल गेट लव मॉम। फिर कहता है कि पापा आई वॉन्ट लव, you will get another woman, but from where I will get my mother? इसलिए कल मैं कवियों को कह रहा था कि आदिवासी कवियों को अगर कविता लिखनी हो तो ऐसे जॉन ट्रूडेल जैसी कविताएं लिखें, तब जाके आप वैश्विक प्रभाव खड़ा कर सकते हैं। तो साथियों, ये चौथा प्रस्ताव है, तीसरा प्रस्ताव है, और चौथा जो प्रस्ताव है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सॉरी फॉर इमोशनल, आपको कुछ ब्लैकमेल मुझे नहीं करना है, आई डोंट वांट टू इम्प्रेस यू ऑल्सो, लेकिन आई कांट बेयर दिस, सॉरी। आधुनिक गतिविधियों की वजह से धरती गर्म हो रही है और उसके प्रभाव से जलवायु परिवर्तन की गति भी असामान्य रूप से बढ़ी है। जलवायु परिवर्तन के कारण आदिवासियों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक पहलुओं पर दुष्प्रभाव हुआ है। हम चाहते हैं कि दुनिया की सरकारें आदिवासी क्षेत्र में और भारत की सरकारें भी आदिवासी क्षेत्र में बड़े बड़े प्रकल्प ना लगाए जो जलवायु परिवर्तन के में अहम भूमिका निभाते हैं, ताकि आज विश्व भर में पूरे आदिवासी समाज नाश की कगार पर है, जिसका जिनोसाइड हो रहा है, वो रुके और आदिवासी पहचान यानी कि आदिवासी मूल्य, आदिवासी जीवन शैली और आदिवासी दृष्टिकोण विश्व के लिए जो हम सोचते हैं, हमारा जो दर्शन है वो दर्शन बचा रहे, वो चीज़ हो सके। ये 4 प्रस्ताव थे और 5वां जो प्रस्ताव है वो हमारे लिए, हमारे कार्यकर्ताओं को गांव-गांव में जाना पड़ेगा, ये सब बातें गांव-गांव में करनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट ओबामा जब निवृत्त हुए तब मिसेस ओबामा ने बात कही थी कि लोकशाही पढ़ने से नहीं सीखी जा सकती, लोकशाही मत दे देने से नहीं बचा जा सकती, लोकशाही बचाने के लिए आपको सतत जागरूक रहना पड़ेगा। यू शुड बी विजिलेंट टू प्रोटेक्ट योर डेमोक्रेसी। एंड डेमोक्रेसी, लोकशाही, ये मात्र यंत्रणा नहीं है, ये मात्र व्यवस्था नहीं है, लोकशाही एक मूल्य है और वो मूल्य हम सबको टिकाना है। और इसलिए ओबामा ने पहले भाषण में उनके इलेक्शन में कहा था, इसलिए हमारे गोटपाड़ा के सम्मेलन में बहुत राजकीय नेता आए थे, उसमें मैंने कहा था, और वो अपनी पत्नियों को लेके भी आए थे। इसलिए मैंने कहा था
तो ओबामा ने कहा था कि वी द अमेरिकन्स वी कैन फाइट डिस्क्रिमिनेशन, वी कैन एस्टैब्लिश इक्वालिटी, वी कैन नर्चर फ्रीडम। ऐसा भाषण दिया था। ऐसे भाषण हमारे नेता दे तब जाके वोट देने। ये तो जो आता है वो खड़ा हो जाता है और फिर डिपॉजिट गंवा के आता है। तो आपको राजनीति करनी है तो यार ढंग से सीखो। यू आर गोइंग इन दैट स्कूल, तो इसके लिए अभ्यास करो, अध्ययन करो कि कैसे जीता जा सकता है। और वो पत्नियां आई थी, उनको मैंने कहा था कि मिसेस ओबामा ने, मिशेल ने भाषण दिया था कि पूरी जिंदगी ओबामा ने 4 पैर कपड़े पहने हैं, वो भी हम लोग जो कबाड़ी में बेचने के लिए आते हैं वहां से लाके हमने पहने हैं, और बूट भी वहां से लाके ओबामा ने पहने हैं। आधी अमेरिका की स्त्रियां वो बात सुन के रो रही थी। तो साथियों, आज बहुत राजनीति की बात हुई, इसलिए मैंने राजनीति की भी बात आज आपके सामने कर दी। आपको जो सीखना है वो सीखना, लेकिन हमको क्या करना है। तो ये सब जो समस्या है उसका जो समाधान है, वो समाधान गांवों को वापस पुनर्जीवित करने में है। आदिवासी समस्याओं के समाधान की दिशा में खुद आदिवासी समुदाय अपने इलाकों में निम्नलिखित काम की शुरुआत कर सकते हैं। गांव में कोई भूखा ना रहे, इसलिए धान कोष हर गांव में होना चाहिए। गांव में बीज कोष होना चाहिए, और वो बीज भी इंडिजिनस बीज होने चाहिए। जिस बीज में से नया पौधा पैदा नहीं हो सकता है, उस बीज को खाने से नए बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं। हमारे जमाने में जो थोड़े बूढ़े लोग होंगे, उनको सॉरी, महिलाओं की माफी मांग के मैं कह रहा हूं, प्रेगनेंसी न रहे इसके लिए ट्राई करनी पड़ती थी। अभी बच्चों को प्रेगनेंसी रहे इसके लिए ट्राई करनी पड़ रही है। दिस इज बिकॉज ऑफ योर चेंज ऑफ लाइफस्टाइल, फूड एंड द हैबिट्स। और अभी रिसर्च जो हुआ है, इसमें यह निकला है कि जिससे बेटा जीन, जिस जीन में से, डीएनए में से, आप डीएनए बहुत बोलते हैं, लेकिन जिसको रंगसूत्र कहते हैं, इसमें जो बेटा पैदा करने के लिए पुरुष में जो वाई होता है, वो वाई पुरुषों में से कम हो रहा है। और ऐसा समय आएगा कि सिर्फ बच्चियां अभी पुरुष पैदा कर सकेंगे। So this is the crisis, this is the result of the climate change. तो मुझे लगता है कि इसके लिए हम लोगों को, हमारे बीज भी पुराने हैं, उसको संभाल के रखना पड़ेगा और इसको वापस लाने पड़ेंगे। गांव में कोई स्वास्थ्य सेवा से वंचित न रहे, इसलिए हर परिवार से 1 रुपया लेके कोष करना पड़ेगा बड़ी सारवार के लिए। लेकिन हमको हमारी जो जानकारियाँ थी, इसको वापस इकट्ठा करके हमारे गांव में ही औषधालय, जिसको रुचि है, पहले हमारे बड़वे करते थे, सिर्फ पीछे नहीं डालते थे, वो कुछ वनस्पति भी देते थे, तो वो चीज हमको वापस लानी पड़ेगी। तो हमारी पारंपरिक उपचार पद्धतियों और पारंपरिक पोषण आहार में मार्गदर्शन के लिए बुजुर्गों से समय समय पे संवाद करना पड़ेगा। गांव में कोई शिक्षा से वंचित न रहे, इसलिए हर परिवार हर रोज 1 रुपये का सहयोग करे।
अभी ये निजीकरण के जमाने में आप लोगों को पढ़ाने वाले नहीं है। फॉरगेट। प्राइमरी स्कूल्स बंद हो रही है। आप ही कह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल का स्टैंडर्ड लो हो रहा है। प्राइमरी स्कूल में ज्यादातर हमारे ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं। उनको निकालने के लिए तख्ता तैयार हो गया। एच टेट लाके आपके शिक्षकों पर मुख्य शिक्षक बना रहे हैं, सब्जेक्ट के शिक्षक ला रहे हैं। नई शिक्षण नीति, नई शिक्षा नीति है आपके लिए। तो ये जो बात है, ये बात हमको समझ के हमारी बाल शिक्षा से लेकर यूनिवर्सिटी तक हमारा ये शिक्षण होना चाहिए। अभी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। लेकिन जो दर्द यहाँ है वो दर्द वहाँ भी है, लेकिन वो पहले सुधर जाते हैं क्योंकि उनको पहले अनुभव होता है, पहले अनुभव होता है। तो गांव की शिक्षा के लिए भी हमको सोचना पड़ेगा। जल जंगल जमीन और खनिज संपदा का संरक्षण, संवर्धन, पुनः निर्माण एवं पर्यावरण सुरक्षा के लिए हम काम करें। हमारे गांव के कच्चे माल जो कुछ भी है, इसकी प्रक्रिया करके ही गांव में से बाहर निकले। इससे हमारे जो इंजीनियर्स हुए हैं उन लोगों को काम मिलेगा। छोटे छोटे यूनिट्स आप लोग गांव में डालोगे तो आपको रोजगार इसमें से मिलेगा। और हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग होगा। आपके गांव के जो पैसे हैं वो गांव में ही रहेंगे। 10 गांव ये उत्पादन करेगा, 10 गांव वो उत्पादन करेगा, तो आपका माल का, आपकी जो चीजें हैं, इसका आप विनिमय कर सकोगे। गांव के विवाद गांव में ही समाधान हो और व्यसन मुक्त गांव हो। भाई व्यसन मुक्ति में सिर्फ दारू आता है ऐसा नहीं है। अभी गांव गांव में ड्रग्स आ गई है। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? हमारे जवान छोरे खत्म हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। मरेंगे तो शायद थोड़ा सा जी भी सकते हैं, लेकिन ये तो सुसाइड कर रहे हैं। इसलिए आपकी ये परंपरा रूढ़ी है वो बराबर है। और 5000 साल तो पिया हमने। अभी कितना पीना है आप लोगों को? थोड़ा तो स्वस्थ दिमाग रखो, क्योंकि स्व पर राज का मतलब है संयम, खुद पर कंट्रोल, खुद पर नियंत्रण। तो एक चीज में अगर हमारा पैर फिसलता है तो उसके पीछे दूसरी चीज में भी हमारा पैर फिसल ही जाएगा। फिर पैसे भी आएंगे, दूसरा भी आएगा, नाम नहीं लेता हूं मैं। 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी, 5 शादी। ये आंदोलन है और आंदोलन की कुछ आचार संहिता रहती है, तब जाके हम आंदोलन जीत सकते हैं। लेकिन हमने अभी तक इसके बारे में बात नहीं किया। एक बार और याद कर देता हूं भंवर जी, कि हमको लगता था कि एक बार सब इकट्ठे होंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। ये एक दिन में समझ जाएंगे ऐसा नहीं। अगर एक दिन में समझाने जाएंगे तो कोई आएगा ही नहीं इस पंडाल में, क्योंकि 99.99% डिवाइड हो गए हैं ये प्रेजेंट व्यवस्थाओं में। वो धीरे धीरे समझते हैं। इट्स अ प्रोसेस, चेंज इज अ प्रोसेस। तो ये प्रक्रिया है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। हम लोगों को वो स्वीकार करना चाहिए। हर गांव में सांस्कृतिक व अध्ययन केंद्र होना चाहिए।
अभी वी हैव टू कॉम्पीट। कॉम्पीट का मतलब होड़ लगानी है ऐसा नहीं है, लेकिन अभी हमारी एक छोरी पीएचडी अगर बनती है और नॉलेजेबल है, तो पीएचडी है ऐसा सुन के ही आधे लोग तो चले जाते हैं कि अभी उसके आगे हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। इसलिए हम जो अनपढ़ है उनका कुछ ऐसा नहीं कह रहे। ज्ञान का सवाल पढ़ाई और अनपढ़ में नहीं है। पढ़ाई वाले भी ज्ञानी होते हैं, वो जरूरी नहीं है डिग्री वाले। तो मुझे लगता है कि हर गांव में एक अच्छी लाइब्रेरी, अच्छा पुस्तकालय अभी हमको रखना पड़ेगा, जिससे नई जो पीढ़ी उभर रही है उसका चारित्र ऊपर उठे और भविष्य की नेतृत्व वो लोग कर सके। तो ये 5 प्रस्ताव हमारी ओर से थे। फिर अभी जाते जाते फुलमान जी कह गए कि 2 प्रस्ताव और डालो, क्योंकि ये प्रस्ताव वो यूनाइटेड नेशंस की अप्रैल की जो कन्वेंशन होने वाला है इसमें वो रखने वाले हैं, और हनी मोघानी को हमको देना है, वो जाने वाली है, इसलिए तो कल हम उनको देंगे। तो वो है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के 57 के 107वें कन्वेंशन के रिजोल्यूशन है। वो रिजोल्यूशन ऐसा है कि आदिवासी या जो भी लघुमती में, माइनॉरिटी में है, और जो निग्लेक्टेड है, जिसके पर ध्यान नहीं देती है मुख्य धारा, उसको स्पेशल संरक्षण देना चाहिए। इसके लिए 107 का प्रावधान है कन्वेंशन ILO में। इट इज़ फॉर इंडिजिनस पीपल। और 169 जो कन्वेंशन है, इसका जो प्रावधान है, इस प्रावधान में हमारा क्षेत्र, इंडिजिनस टेरिटरी, इंडिजिनस लैंग्वेजेस, इंडिजिनस कल्चर, इस सबको सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है, ऐसा इसमें लिखा गया है। तो इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने सिग्नेचर भी किया है। झगड़ा हमारा इंडिजिनस शब्द पे है कि हमारा देश के जो लोग हैं वो हमारे देश के लोग, हम आदिवासी है ऐसा मान नहीं रहे। इसको लगता है कि ये मान लेंगे तो हमारा क्या होगा। वो एक फिल्म का डायलॉग है वैसा कि कालिया तेरा क्या होगा। ऐसी स्थिति सरकारों की है आज़ादी के बाद। लेकिन हम कहाँ कहते हैं कि आप लोग बाहर चले, लेकिन स्वीकार तो करो। तो इसलिए हम लोगों को लगा था कि ये इंटरनेशनल फोरम की भी आवश्यकता होती है और नेतृत्व तैयार करने की भी आवश्यकता होती है। इसलिए वी सेंड आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, हम लोगों ने हमारे प्रतिनिधि यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन में भेजे। हमारी महिलाएं, काफ़ी 20 महिलाएं इंटरनेशनल मीट्स में घूम के आई है। तो महिलाओं का भी एक नेतृत्व खड़ा हो रहा है इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल आदिवासी लीडरशिप भी खड़ी हो रही है। फुलमान जी भी कह गए और अभी मोघानी जी भी कह गए कि सबसे ज़्यादा आदिवासी हिंदुस्तान में है। तो ऐसा क्यों ना हो सके कि अगला रिप्रेजेंटेटिव हिंदुस्तान में से आप लोग भेज सके। तो आदिवासी एकता परिषद इसके लिए प्रयासरत रहेगी कि हिंदुस्तान में से अच्छे आदमी या अच्छी महिला, मुझे तो महिलाओं पे ज़्यादा विश्वास है, फिर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता हूँ, पुरुष भी अच्छा जा सकता है। आप लोग जिसको भी चाहोगे, इसको अगली यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली इंडिजिनस फोरम होगा, इसमें वी विल सेंड अवर रिप्रेजेंटेटिव। धन्यवाद, आप सबने मुझे सुना। अभी मैं 75 साल का हो गया हूँ।
इसलिए ये कारवां आप लोगों को चलाना है। किसी को नीचा दिखाने के प्रयास अभी तक मैंने नहीं किया है। 51 साल से मैं इंजीनियर होके देश के सबसे बड़ा आंदोलन जिससे गुजरात की सरकार हमने गिरा दी और 2 साल के बाद भारत सरकार गिर गई, ऐसा आंदोलन मेरी कॉलेज में से हमने शुरू किया था। इसलिए हमारे साथियों को भी ये बात मैंने नहीं बताई है कि आंदोलन का एक्सपीरियंस हम लोगों को कितना है, क्योंकि हमको आप लोगों को आगे लाना है। छोटू भाई के साथ मैं 5 साल रहा। वो तो काफी समय तक जेल में रहते थे। उनके परिवार के महिलाओं के साथ 5 साल तक हम लोगों ने आंदोलन किया। 5 साल तक उनके इलाके में पैरामिलिट्री फोर्सेस रख दिए गए थे। 5 साल तक 5 साल तक संघर्ष करके पैरामिलिट्री फोर्सेस को हमने बाहर निकाला था। लेकिन क्या किया था? 6 महीने में छोटू भाई के गांव के आसपास के 70 गांव में ऐसा संगठन खड़ा कर दिया कि 4 घंटे में 5000 लोग इकट्ठे हो जाते थे। उनको डर लगता था, तो मैंने कहा था कि मारना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपको डर लगता है तो डंडा लेके आना और कहना कि खेत में जाता था वहां से सीधा आया हूं। और जब गुजरात का रेवेन्यू मिनिस्टर छोटू भाई के इलाका का जो जुल्म कर रहा था वो अपने घर पर आया था, उस दिन 10,000 लोग होंगे, उस दिन तो 5,000 से ज्यादा थे। उस दिन मैंने भाषण दिया। उसका नाम हरि सिंह महिड़ा थे, राजपूत थे। मैंने कहा कि हरि सिंह भाई, आज आप बंदूक लेके नीचे आइए या आप बॉम्ब लेके आइए, आज हम मरने के लिए आए। इतने सालों में आपने 24 आदिवासी नेताओं को मार डाले हैं। आज हम मरने के लिए आए हैं। लेकिन याद रखना कि हमारी चिताओं में से जो धुआं निकलेगा, उस धुआं से आपकी सत्ता का सूर्य का अस्त हो जाएगा। साथियों, एक भी आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई है 5 साल में। मुझे गिरफ्तार किया तो महिलाओं मेरे साथ आई पुलिस स्टेशन में। मुझे कहती कि अशोक भाई घबराओ नहीं, हम आपके साथ रहेंगे, जहां तक आपको छोड़ेंगे नहीं। साथ ही महिला थी। लेकिन 4 घंटे में पूरा पुलिस स्टेशन लोगों ने घेर लिया। 4 घंटे में मुझे छोड़ दिया और जो केस किया था मैजिस्ट्रेट ने फेंक दिया पहली पेशी में। साथियों, लड़ाई संगठन के बिना नहीं लड़ी जा सकती। और ये 7 बिंदु का कार्यक्रम है, वो सशक्त आप लोग बनोगे तब जाके आप आंदोलन आगे चला सकोगे। अभी वो लोग 5 किलो राशन लेने के लिए जाएंगे या तुम्हारे साथ आंदोलन में आएंगे? थोड़ी तो जनरल कॉमन सेंस हम लोगों को लगानी पड़ेगी। और इसलिए जो पढ़े लिखे थोड़ी अच्छी स्थिति वाले 4-5 साल तक घर छोड़ के जेल में जा सके, ऐसे लोग तैयार करने की ये प्रक्रिया चल रही है। फिर वो निवृत्त हो, प्रवृत्त हो, जैसे भी हो,
क्योंकि आपके संसाधन भी है आप लोगों के पास। मरो वहां तक पेंशन मिलने वाला है, आप मर जाओगे तो आपकी पत्नियों को भी मिलने वाला है। और अभी अभी मैंने सुना है आप लोगों के यूनियन वाले मर जाते हैं तो वो आखिरी जो क्रीमेशन होता है इसके लिए भी चंदा इकट्ठे करते हैं। कोई खर्चा नहीं आपके लिए। हम लोगों को साहस करना पड़ेगा, हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा। और अकेले अकेले हिमाचल में लड़ेंगे, अकेले अकेले मणिपुर में लड़ेंगे, अकेले अकेले नागालैंड वाले लड़ेंगे, कुछ नहीं होगा। ये इंटरनेशनल इश्यू है, इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस। और इसलिए ये जो सवाल है लड़ाई का, वो लड़ाई दूसरी ढंग से होगी। और जिसको रुचि हो, जिसकी स्थिति हो, जिसकी शक्यता हो, वो लोग बाहर निकले। मुझे किसान आंदोलन वालों ने दिल्ली बुलाया था कि हमें क्या करना चाहिए ऐसा। तो मैंने कहा ये दिल्ली का ट्रैक्टर वाला प्रॉब्लम हुआ तब, तो मैंने कहा था कि मैं अगर आपकी जगह होता तो ये 4 लाख ट्रैक्टर पूरे देश में घुमा देता, दिल्ली नहीं लाता। अभी हमारे कई साथी दिल्ली में सम्मेलन करने को चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ दिल्ली में क्यों करे, इतनी गाड़ियां जो अभी आ रही है, साला मोबाइल बंद हो जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। इतनी गाड़ियां अगर 1 महीना देश में निकल जाती है और हम 5-10 लाइन वाला पर्चा आपको दे देंगे, आप लोग सिर्फ घूम के दे के आएंगे तो भी देश खड़ा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिंपल यहाँ स्टॉल में से जो कुछ भी बिकता है वो लेने के लिए, खाने के लिए आने का सवाल नहीं है। तीर कामठा लेके चले जाए वो नहीं चलेगा। तो साथियों, आप लोग 2-3 साल, मैं कहता हूँ, इसलिए मैं युवाओं को कहता था कि आप थोड़ा धैर्य रखिए। हम तो यार मर ही जाने वाले हो, हमको उखाड़ के फेंकने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें क्यों शक्ति बर्बाद करते हो आप लोग। लेकिन 3-4 साल तक आप गांव-गांव में घूम के ये चीजें, ये राजनीति, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो आजादी के बाद जो एजेंडा बच गया, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सबको 1 वोट से 1 वोट की समानता मिली, लेकिन एक सबको समान हम लोग नहीं बना सके। तो इतना कह के, एक भाई ने बोला है तो मैं यहाँ बंद करता हूँ मेरा वक्तव्य, और सबको शुभकामना और आपकी जय।